दोस्तों, अगर आप लोग 2026 में यूपीएसआई और यूपी पुलिस में अपने सिलेक्शन का सपना देखते हैं, तो आज का मेरा ये मूल विधि और संविधान के वीडियो आप लोगों की तैयारी में सोने पे सुहागा होने वाला है। दोस्तों, आज के इस अपने मूल विधि और संविधान के इम्पोर्टेंट सेशन में मैंने कवर कराए हैं 25 क्वेश्चंस, जो कि हर एग्जाम में रिपीट होते हैं दोस्तों, और हर एग्जाम में घूम फिर के यहीं से आते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस इम्पोर्टेंट सेशन को देखें और अपनी तैयारी को एक कदम आगे करें, ठीक है, और अपने सिलेक्शन के बहुत ही नजदीक पहुंचे। तो दोस्तों, चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। चलिए तो दोस्तों, देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कह रहा है, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या से अधिक नहीं हो सकती। क्या कह रहा है कि जो लोकसभा में मंत्रियों की संख्या है वो प्रधानमंत्री सहित कितनी हो सकती है। ए नंबर में कह रहा है 20%, बी नंबर में कह रहा है 25%, सी नंबर में कह रहा है 10%, डी नंबर में कह रहा है 15%। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी 15% हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या 15%, जो कि ऑप्शन नंबर डी हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो कितनी 15% से अधिक नहीं हो सकती है, ठीक है ना। तो दोस्तों, हमारा जो 91वां संविधान संशोधन हुआ था, कौन सा 91वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में, उसमें बताया गया कि जो मंत्रियों की कुल संख्या है वो प्रधानमंत्री सहित 15% से अधिक नहीं हो सकती, ठीक है ना। कौन से 91वें संविधान संशोधन में बताया गया कि जो मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या होती है वो प्रधानमंत्री सहित 15% से अधिक नहीं हो सकती, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है। किसके? संघ सूची के अंतर्गत आता है। नंबर ए में कह रहा है वन, नंबर में कह रहा है पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम, नंबर सी में दिवालिया और शोध क्षमता, नंबर डी में कह रहा है शेयर और वायदा बाजार। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी शेयर और वायदा बाजार हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों, हमारे संविधान की 7वीं जो सूची है उसमें हमारे जो केंद्र और राज्य है उनके कार्यों के वर्गीकरण के बारे में बताया गया है, जिसमें कि बताया गया है कि एक संघ सूची होगी, एक राज्य सूची होगी और एक समवर्ती सूची होगी। संघ सूची जिसमें कि संघ यानी कि केंद्र को कानून या बनाने के अधिकार होंगे, राज्य सूची में राज्य को और समवर्ती सूची में दोनों को, केंद्र और राज्य दोनों को। तो संघ सूची के अंतर्गत आता है ऑप्शन नंबर डी शेयर और वायदा बाजार हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है, भारतीय संविधान में संशोधन लाने के लिए कितनी पद्धतियां हैं। कितना? क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में संशोधन लाने के लिए कितनी पद्धतियां हैं। ऑप्शन नंबर ए हमसे कह रहा है 4, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 2, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 3, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 5। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी 3 हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या भारतीय संविधान में संशोधन लाने के लिए कितनी पद्धतियां हैं? 3 पद्धतियां हैं। दोस्तों, हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 368 में संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, जिसमें बताया गया है कि संविधान में संशोधन करने के लिए 3 प्रक्रिया हैं। कितनी? 3 प्रक्रिया होती हैं, ठीक है ना दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है, खाली स्थान का अर्थ एक ऐसा अपराध है जिसके लिए पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। बिना वारंट के कह रहा है पुलिस कब गिरफ्तार कर सकती है। नंबर ए में कह रहा है संज्ञेय अपराध में, नंबर बी में कह रहा है संज्ञेय अपराध में, नंबर सी कह रहा है जमानत योग्य अपराध में, नंबर डी कह रहा है गैर जमानती अपराध में। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए संज्ञेय अपराध ऐसे अपराध होते हैं, ये दोस्तों गंभीर प्रकृति के होते हैं अपराध, जिनमें की पुलिस क्या है बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। बिना वारंट का मतलब क्या है दोस्तों? किसी भी मजिस्ट्रेट या किसी भी अदालत की वारंट की, यानी कि वारंट की, या हम लोग उसको क्या कहते हैं आर्डर की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। तो उसमें उन लोग को हम क्या कहते हैं संज्ञेय अपराध कहते हैं, ठीक है ना। संज्ञेय अपराध के अंतर्गत दोस्तों कौन कौन से अपराध, जैसे मैं आपको बताना चाहूँ तो संज्ञेय अपराध के अंतर्गत दोस्तों हत्या, हत्या के बाद दोस्तों बलात्कार, और उसके बाद दोस्तों डकैती, डकैती के बाद दोस्तों अपहरण, और दहेज हत्या, चोरी, ये सब आते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों, हत्या जो है वो हत्या हमारे जो भारतीय दंड संहिता है, जिसका कि हम नाम बदल गया है, अब उसका नाम हो गया है भारतीय न्याय संहिता 2023 से हत्या 302 के अंतर्गत आती है। 302 के अंतर्गत क्या आती है दोस्तों? 302 के अंतर्गत हत्या आती है। अब आप लोग दोस्तों मुझको कमेंट में बताइए कि जो बलात्कार है वो बलात्कार हमारे भारतीय न्याय संहिता यानी कि आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत आता है। बलात्कार, क्या बलात्कार जो है वो आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत आता है? आप लोग मुझको कमेंट में बता दीजिए। 302 में हत्या आता है, बलात्कार आप लोगों को बताना है। मैं आप लोगों को और बता दे रहा हूँ, जो दहेज हत्या है वो दोस्तों 304 बी के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत? 304
बी के अंतर्गत दहेज हत्या आती है, अपहरण 363 के अंतर्गत आता है और डकैती दोस्तों 392 के अंतर्गत। आप लोगों को मुझको कमेंट में बताना है कि बलात्कार किस धारा के अंतर्गत आता है। चलिए दोस्तों देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रमुख की भूमिका निभाते हैं। नंबर ए में कह रहा है मुख्य न्यायाधीश, नंबर बी में कह रहा है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नंबर सी में कह रहा है महान्यायवादी, नंबर डी में कह रहा है मंत्रिमंडल सचिव। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मंत्रिमंडल सचिव क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या मंत्रिमंडल सचिव भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रमुख की भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है खालिस्तान के मौलिक अधिकार के प्रतिबंध के तहत सरकार कुछ स्थितियों में हथियारों के बिना हो रही शांतिपूर्ण सभा को सीमित कर सकती है। उदाहरण के लिए कह रहा है कि अगर मामला सार्वजनिक व्यवस्था के हित में हो। कह रहा है कि बताइए कि हम लोगों के पास मौलिक अधिकार है, उसके प्रतिबंध मतलब उसके होने के बावजूद भी सरकार ऐसी कुछ स्थितियां होंगी जिनमें कि हम लोग शांतिपूर्ण सभा कर रहे होंगे बिना हथियार के भी, उसमें भी हमको वो मना कर सकती है, वो हमको रोक सकती है। तो ये दोस्तों हमारे स्वतंत्रता के जो मौलिक अधिकार है उसके प्रतिबंध के तहत तो ऑप्शन नंबर ए हम लोगों को क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। स्वतंत्रता का ही तो अधिकार है दोस्तों कि हम लोग कहीं भी शांतिपूर्ण सभा कर सकते हैं, किसी भी सार्वजनिक स्थल में बैठ के शांतिपूर्ण सभा कर सकते हैं, ये हमारे स्वतंत्रता का ही अधिकार है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुसार यदि मांगी गई जानकारी एक व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित है तो जो जन सूचना अधिकारी है खालिस्तान कह रहा है कितने दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से आरटीआई का यानी कि सूचना के जो हमने जवाब मांगा है वो देना पड़ेगा। तो जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित दोस्तों जब जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित सूचना होती है तो जो सूचना अधिकारी है उसको ऑप्शन नंबर बी 2 दिन के अंदर हमारी सूचना का जवाब देना होता है। कौन सा ऑप्शन नंबर बी 2 दिन के अंदर जवाब देना होता है। यदि दोस्तों जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित नहीं है तो फिर 30 दिन के भीतर। ठीक है ना, तो फिर 30 दिनों के भीतर वो जवाब दे सकता है। लेकिन अगर कोई भी जानकारी जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित है तो 30 दिनों के भीतर मतलब 2 दिन के भीतर जवाब देना होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग दोस्तों यकीन मानिए मैं सब 2017 और 2021 की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि आप लोगों की तैयारी को दोस्तों नेक्स्ट लेवल पे चले जाएंगे लेके। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी तैयारी अच्छी लगे, मेरी मेहनत अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हाँ दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है भारतीय दंड संहिता का समुद्र में क्षेत्राधिकार खालिस्तान तक फैला हुआ है। तो नंबर ए कह रहा है 8 समुद्री मील, नंबर बी कह रहा है 8 मील, नंबर सी कह रहा है 12 समुद्री मील, नंबर डी कह रहा है 12 मील। तो दोस्तों समुद्र की तो बात हो रही है तो हमारा समुद्री मील यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी 12 समुद्री मील क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर सी 12 समुद्री मील हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों जो भारतीय दंड संहिता है इसकी शुरुआत आईपीसी की 1860 ईस्वी में मैकाले द्वारा की गई थी। किसके? मैकाले द्वारा 1860 ईस्वी में। लेकिन दोस्तों अभी 2023 में आईपीसी का नाम बदल के बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया। क्या कर दिया गया? भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है स्वतंत्र भारत में स्थानीय सरकार यानी कि गांव और नगरीय स्तर की सरकार को वर्ष फिर कह रहा है खालिस्तान में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज प्रणाली के तहत औपचारिक रूप दिया गया। तो दोस्तों हमसे ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 1974, ऑप्शन नंबर बी 1950, ऑप्शन नंबर सी 1972, ऑप्शन नंबर डी 1992। तो दोस्तों हम सबको पता है कि हमारा 1992 ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों 73वें संविधान संशोधन के तहत हमारे संविधान में ग्राम पंचायतों को यानी कि 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया और दोस्तों 74वें संविधान संशोधन के तहत 12वीं अनुसूची को यानी कि नगर पंचायतों को यानी कि नगर निकायों को जोड़ा गया। ठीक है, 1992 यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है किस न्यायिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि कोई भी सांसद, विधायक या विधान परिषद का सदस्य जो एक अपराध का दोषी पाया जाता है और जिसे न्यूनतम 2 साल की कितनी 2 साल की कारावास की सजा दी गई है
वो तत्काल प्रभाव से सदन की सदस्यता खो देगा। क्या कि अगर किसी अपराध का दोषी पाया जाता है और न्यूनतम 2 साल की कारावास की सजा दी गई है, तो वो तत्काल प्रभाव से सदस्यता खो देगा। तो नंबर ए में हमसे कह रहा है सल्ला मुद्गल बनाम भारत सरकार, नंबर बी में हमसे कह रहा है इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार, नंबर डी में कह रहा है ओम प्रकाश बनाम भारत सरकार, नंबर डी में कह रहा है लिली थॉमस बनाम भारत सरकार। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी लिली थॉमस बनाम भारत सरकार हम लोगों को क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें लिली थॉमस बनाम भारत सरकार 2013 में मामला आया था। इस मामला में दोस्तों बताया गया कि अगर सांसद जो कि विधायक का या विधान परिषद का मतलब सांसद है या विधायक है, सांसद यानी कि संघ से और विधायक यानी कि राज्य से है, जो कि किसी अपराध का दोषी है और अगर उसको 2 साल की न्यूनतम कारावास की सजा दी गई है, तो वो तत्काल प्रभाव से अपने सदन की सदस्यता खो देगा। ऑप्शन नंबर डी लिली थॉमस बनाम भारत सरकार हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों? चलिए दोस्तों देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है कि भारत के संविधान में उल्लेख किए अनुसार निम्न में कौन सा हर भारतीय नागरिक का एक मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य यानी कि हमसे फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में पूछ रहा है। नंबर ए में कह रहा है अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का कर्तव्य, नंबर बी में कह रहा है वोट करने का कर्तव्य, नंबर सी कह रहा है करों के भुगतान का कर्तव्य, नंबर डी कह रहा है हमारी संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देने का संरक्षित कर्तव्य। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है भारत के राष्ट्रपति को खालिस्तान प्रणाली के अनुसार एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। तो कह रहा है कि बताइए भारत के राष्ट्रपति की कौन सी प्रणाली के अनुसार चुना जाता है। नंबर एक कह रहा है संपूर्ण मतदान, नंबर दो कह रहा है जन निर्वासित प्रत्याशी, नंबर तीन कह रहा है एकल गैर हस्तांतरणीय मत, नंबर चार कह रहा है एकल हस्तांतरणीय मत के आनुपातिक प्रतिनिधित्व से। तो दोस्तों सबको पता है कि ऑप्शन नंबर डी एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से हमारे राष्ट्रपति को चुना जाता है। ठीक है ना दोस्तों? तो दोस्तों हमारे जो संविधान का आर्टिकल नंबर 53 है, इसमें बताया गया है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो किसमें, राष्ट्रपति में निहित होती है। कौन सी जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होती है वो किसमें, राष्ट्रपति में निहित होती है। आर्टिकल नंबर 53 में बताया गया है। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है पंचायती राज व्यवस्था की 3 स्तरीय संरचना है, इनमें से कौन सी 3 स्तरीय प्रणाली के निम्नतर स्तर पर है। पंचायती राज व्यवस्था दोस्तों 11वीं अनुसूची और 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया पंचायती राज व्यवस्था को। तो इसमें कह रहा है कि 3 स्तरीय संरचना, नंबर ए ग्राम सभा, नंबर बी ग्राम पंचायत, नंबर सी पंचायत समिति या नंबर डी जिला। यानी कि दोस्तों सबसे निम्नतम स्तर पर हमसे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो हम लोगों का वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ग्राम पंचायत क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना? नंबर एक में आता है दोस्तों ग्राम पंचायत, नंबर दो में आता है दोस्तों क्षेत्र पंचायत और नंबर तीन में आता है दोस्तों जिला पंचायत। ठीक है ना? ये हमारी 3 समितियां हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, वो हम लोगों का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है मंत्रियों की परिषद सामूहिक रूप से खाली स्थान को जवाब दे है। तो नंबर ए प्रधानमंत्री, नंबर बी कह रहा है राष्ट्रपति, नंबर सी कह रहा है संसद, नंबर डी कह रहा है लोकसभा। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी लोकसभा हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो क्या दोस्तों मंत्रियों की जो परिषद है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हम लोगों का, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है सरकार महिलाओं और बच्चों के लिए जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं उन नागरिकों के समूह के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। यह भारत में निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार के खिलाफ है। तो क्या कह रहा है कि सरकार जो है महिलाओं और बच्चों के लिए जो कि आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान कर सकती है। तो दोस्तों वैसे तो हमें बताया गया है कि विशेष प्रावधान हमको नहीं करना है, ये हमारे समानता के अधिकार का हनन हो जाता है, हमको सभी को एक ही दृष्टि से देखना है। लेकिन सरकार क्या महिलाओं और बच्चों के लिए कह रहा है कि प्रावधान करने के लिए विशेष रूप से। तो इसीलिए हमसे पूछ रहा है कि बताइए किस मौलिक अधिकार के खिलाफ है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी समानता के अधिकार के खिलाफ हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा समानता के अधिकार का हनन हो जाएगा, यही हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, कौन सा, समानता के अधिकार का हनन बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों समानता का अधिकार ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है और मौलिक अधिकार दोस्तों हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 के बीच में बताए गए हैं। और कौन से भाग में दोस्तों, भाग 3 में बताए गए हैं। और दोस्तों ये लिए कहाँ से गए हैं, तो ये यूएसए से हम लोगों ने प्रेरणा लेके लिए हैं, यानी कि अमेरिका से। ठीक है,
चलिए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा है निम्न में से कौन सा समवर्ती सूची का एक हिस्सा नहीं है। यानी कि समवर्ती सूची ऐसी सूची जिसमें राज्य और संघ यानी कि केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। हमारे संविधान की दोस्तों 7वीं अनुसूची में हमें राज्य और कानून दोनों के मतलब राज्य और संघ दोनों के कानून बनाने के विषय में बताया गया है। तो दोस्तों नंबर ए में कह रहा है फौजदारी कानून, नंबर 2 में कह रहा है दंड प्रक्रिया संहिता, नंबर 3 में कह रहा है भारतीय दंड संहिता, नंबर 4 में कह रहा है शस्त्रें, आग्नेय शस्त्र, गोला बारूद और विस्फोटक। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी शस्त्र, आग्नेय शस्त्र, गोला बारूद और विस्फोटक ये बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। ये दोस्तों समवर्ती सूची का हिस्सा नहीं है, ये दोस्तों संघ सूची का हिस्सा है। समवर्ती सूची का हिस्सा दोस्तों फौजदारी कानून समवर्ती सूची का हिस्सा, दंड प्रक्रिया संहिता समवर्ती सूची का हिस्सा, भारतीय दंड संहिता समवर्ती सूची का हिस्सा। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हम लोगों का, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सी भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। यानी कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा ऐसी कौन सी नियुक्ति है जो नहीं की जा सकती है। तो नंबर ए में कह रहा है राज्यपाल, नंबर बी में कह रहा है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, नंबर सी में कह रहा है लोकसभा अध्यक्ष, नंबर डी में कह रहा है कैबिनेट सचिव। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी कैबिनेट सचिव हम लोगों को क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। कैबिनेट सचिव की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति की जाती है और लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति भी की जाती है। कैबिनेट सचिव की नियुक्ति जो दोस्तों होती है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत होती है, यानी कि प्रधानमंत्री सहित समिति बना के की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा कैबिनेट सचिव, ये हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। तो राष्ट्रपति के द्वारा कैबिनेट सचिव की नियुक्ति नहीं की जाती है। ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा है भारत के संविधान को 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने की खाली स्थान कह रहा है कितनी समितियां थीं। यानी कि नंबर ए में कह रहा है 7 समितियां, नंबर बी में कह रहा है 10 समितियां, नंबर सी में कह रहा है 15 समितियां, नंबर डी में कह रहा है 13 समितियां। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 13 समितियां हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सी 13 समितियां, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल हम लोगों का राइट हो जाएगा। तो दोस्तों जब 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन योजना बनाई गई उसके तहत तैयार करने के लिए 13 समितियां बनाई गई थी। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, वो हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। 13 समितियां बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 सॉरी। कह रहा है निम्न में कौन सा संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की हद के संदर्भ में सही है। नंबर ए कह रहा है कि संसद पूरे भारत के या इसके किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। तो दोस्तों ये हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नंबर बी में कह रहा है कि संसद के नियम भारतीय नागरिकों और दुनिया के किसी भी हिस्से में उनकी संपत्ति पर लागू होते हैं। तो दोस्तों ये भी हमारा नंबर बी भी सही हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ए व बी हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी ए व बी दोनों हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। तो क्या कह रहा है कि संसद पूरे भारत के किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है और जो संसद के नियम है वो भारतीय नागरिकों पर दुनिया के किसी भी हिस्से में उनकी संपत्ति पर लागू होते हैं। ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 21। कह रहा है किसी व्यक्ति को भारत के एक नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करता है भारत के संविधान खाली स्थान के अधीन है। तो नंबर ए में कह रहा है अनुच्छेद 2 से 4, नंबर बी में कह रहा है अनुच्छेद 5 से 11, नंबर सी में कह रहा है अनुच्छेद 12 से 14 और नंबर डी में कह रहा है अनुच्छेद 1। तो दोस्तों अनुच्छेद 5 से 11 ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता के रूप में काम करता है, यानी कि नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों का राइट हो जाएगा। 5 से लेके 11 नागरिकता के रूप में, यानी कि नागरिक के रूप में। ठीक है दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा है निम्न में कौन सा कथन लोकसभा चुनावों के बारे में सही है। तो हमसे कह रहा है ए सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य दलों को चुनावों के दौरान उनके अभियानों के लिए राज्य के स्वामित्व वाले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी कि आकाशवाणी और दूरदर्शन के सीमित मुक्त उपयोग की अनुमति है। तो ये दोस्तों हमारा नंबर 1 सही है। आकाशवाणी और दूरदर्शन में वो उसका सीमित उपयोग कर सकते हैं, जो कि राष्ट्रीय और मान्यता प्राप्त दल है, यानी कि बीजेपी, कांग्रेस और ऐसे। नंबर बी में हमसे कह रहा है कि एक उम्मीदवार के चुनाव अभियान के दौरान खर्च होने वाली धनराशि पर सख्त कानूनी सीमा लागू हो। तो दोस्तों ये भी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी ए व बी दोनों हम लोगों को क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा।
ठीक है ना दोस्तों। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, ए व बी हम लोगों का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ए व बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 23। कह रहा है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य के कर्तव्य के बारे में बात की गई है? पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए। नंबर ए ऑप्शन में कह रहा है अनुच्छेद 12, नंबर बी में कह रहा है अनुच्छेद 33, नंबर सी में कह रहा है अनुच्छेद 47, नंबर डी में कह रहा है अनुच्छेद 18। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 47 हमारे पोषण स्तर और जीवन स्तर के सुधार के बारे में बात करता है। तो ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल नंबर 47 हम लोगों को क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं अपना आज का क्वेश्चन नंबर 24। कह रहा है लोकसभा की कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? नंबर ए ऑप्शन में कह रहा है 84, नंबर बी में कह रहा है 62, नंबर सी में कह रहा है 47, नंबर डी में कह रहा है 76। अनुसूचित जाति के लिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 84 सीटें आरक्षित हैं, जो कि हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अनुसूचित जाति के लिए दोस्तों 84 सीटें। और दोस्तों अनुसूचित जनजाति के लिए आप लोग मुझको कमेंट में बता दिए कि कितनी सीटें जो हैं आरक्षित हैं। कौन सी? अनुसूचित जनजाति के लिए। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का अपना क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 25। कह रहा भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस के नियंत्रण प्राधिकारी होते हैं। दोस्तों अभी हमारे इससे पहले क्वेश्चन आया था कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के, तो हम लोगों को पता था कि गृह मंत्रालय। तो दोस्तों इसका भी हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि गृह मंत्रालय के अधीन होते हैं आईपीएस के अधिकारी। ठीक है ना दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे मेरे आज के 25 रिपीटेड क्वेश्चंस जो कि हर बार एग्जाम में दोस्तों पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग इन क्वेश्चंस को जरूर देखें और अपने तैयारी को बेहतर बनाएं। ठीक है दोस्तों, तो आज के सेशन में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।